मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण दिन प्रतिदिन जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा है। इसलिए पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है। तो दर्शकों, घर में रहते हुए इस कोरोना महामारी को भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में मिला और एक कोरोना पॉजिटिव। बुल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। तो वहीं पुलिस पदाधिकारियों संघ की अहम बैठक। टाटा मोटर्स को चालू करने को लेकर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों संघ की बैठक। 2 से 3 दिन के अंदर कंपनी हो सकती है शुरू। और मालवा के दाईगुटू में लावारिस शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही है आशंका, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। बुल्हान के डीआईजी राजीव रंजन जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। और इस दौरान जिले के एसएसपी, सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से बारेडी क्रिश्चियन बस्ती, विद्यापति नगर, गोविंदपुर का जनता मार्केट को कंटेनमेंट जोन बनाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहां प्रशासन दूध, सब्जी और पानी की व्यवस्था करने में जुटी है। इधर बुल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान डीआईजी बागुनहातू में बने क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा लिया। वहीं डीआईजी ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां पर्याप्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद काफी कम जगहों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया गया है, जिससे आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं डीआईजी ने बताया है कि जिला प्रशासन लगातार संक्रमितों को ढूंढने में जुटी हुई है। सेंटर गए, क्या कुछ देखे सर? आप खुद निरीक्षण कर रहे थे आप? नहीं, हम लोग निरीक्षण में यही किए कि जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो मिलकर के संयुक्त रूप से जो व्यवस्था की गई है वो कारगर है कि नहीं, देखने के बाद मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। चारों तरफ व्यवस्था कारगर किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोगों का डिमांड था, तो वो एसपी मेरे साथी हैं, इनके द्वारा डीसी तक वो डिमांड पहुँचाया जाएगा ताकि और जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। सर, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं कोरोना को लेकर? लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि ये देखिए वैश्विक आपदा है, इसमें निश्चित रूप से जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, इससे इनकार नहीं करना है। लेकिन इसमें इस बीमारी को और इस जंग से लड़ने के लिए सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये अपील है कि कोरोना में ये ना समझें कि पुलिस हमारे लिए हमको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर रहा है। सबके दिमाग में यह है कि पुलिस भी उतना ही परेशान है जी। आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में कितने पुलिस वाले संक्रमित हो गए, कितने लोग मर गए हैं, शहीद हो गए। तो ये सब इस समस्या को समाधान करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं और सबके सहयोग से ही हम लोग ये जंग को जीते। इसीलिए मेरा आम लोगों से ही अपील है कि इसमें सबको सहयोग करें और हमें पूरा भरोसा है कि इस जंग को हम लोग बहुत जल्द जीतेंगे। और इधर बुल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह जमशेदपुर दौरे पर रहे, जहां डीआईजी ने पहले कोरोना को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और उसके बाद जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की। बैठक के दौरान डीआईजी ने विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी राजीव रंजन ने बताया है कि वैश्विक संकट कोरोना 1-2 दिन में समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसे में पुलिस को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। साथ ही लंबित मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले के पुलिस कर्मियों को वैश्विक संकट के इस दौर में ड्यूटी के दौरान जो भी परेशानियां हो रही है उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अब कोरोना के संक्रमण को लेकर पुलिस कर्मियों के सामने बेहद ही चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन पुलिस सभी मोर्चों पर डटी हुई है। उन्होंने जिला पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। साथ ही अपराध को लेकर उन्होंने दावा किया है कि जमशेदपुर जल्द ही अपराध मुक्त शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित हो रहे गिरोह पर जिला पुलिस नकेल कसने की तैयारी में जुटी है। साथ ही अपराधियों को फंडिंग करने वाले स्रोतों को भी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा सरायकेला और चाईबासा जिले में नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर डीआईजी ने कहा है कि दोनों जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लेकिन नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उनका पुलिस पर भरोसा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जल्द ही दोनों जिले में भी नक्सल मुक्त होंगे। शासन और हमारे पुलिस के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है वो ठीक है कि नहीं है और उसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो सभी जगह हम लोग पाए कि लोग भी संतुष्ट हैं। और सबसे अच्छा काम किया गया है ये कि बड़ा छोटा जोन बनाया गया है ताकि अननेसेसरी लोगों को परेशानी नहीं हो। सभी जगह फोर्स मजिस्ट्रेट
तैनात हैं। सर जमशेदपुर सब कंटेनमेंट जा रहे हैं। हाँ, सभी कंटोनमेंट हम लोग जितना संभव हो सकता है घूम ले रहे हैं, ताकि और कुछ जहाँ क्या किया जा सके इसकी समीक्षा हो। और यहाँ आपको बताते चले कि टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन, पुटका विधायक संजीव सरदार संग सामूहिक बैठक की गई। बैठक में शामिल मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री से टाटा मोटर्स चालू करने को लेकर बात की है। वैसे 1 से 2 दिन के अंदर टाटा मोटर्स चालू होने की संभावना जताई जा रही है और ये चालू होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक आपको बताते चले कि जमशेदपुर के परिसदन में आयोजित की गई थी। हम पूरी तैयार हैं और हमें केवल सरकार से, राज्य सरकार से बड़ी छुट्टी की आवश्यकता है और हम सक्षम हैं कि प्लान चलाने के। अगर ऑर्डर आते हैं मतलब सब कुछ रेडी है, इसके बारे में बताते हैं। ऑर्डर आते हैं, स्वीकृत आते ही हम सक्षम हैं कि हम चला देंगे। और इधर जमशेदपुर के मानपुर थाना अंतर्गत दाईगुटू इलाके में मंगलवार सुबह एक लावारिस शव बरामद हुआ। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वैसे शव मिलने की खबर पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मंगलवार सुबह की है, जब जगदेव विहार कॉलोनी के पास एक शव को लोगों ने देखा। शव कॉलोनी के पास एक टावर के नीचे पड़ी थी। वहीं प्रथम दृष्टया से हत्या का मामला प्रतीत होता है। पत्थर देकर कोई इसे कुचल कर हत्या की गई है। शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह लगभग 8:30 बजे हम लोग को कंट्रोल रूम से फोन आया कि दाईगुटू रोड नंबर 1 में एक मोबाइल नंबर दिया गया। इस मोबाइल नंबर से उनको सूचना मिली कि रोड नंबर 1 दाईगुटू में एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। तो हम लोग आके यहाँ जब इसका छानबीन की। और यहाँ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो विधायक सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान मुख्यमंत्री समेत जेएमएम कांग्रेस के विधायक समेत कई पार्टी के बड़े नेता वहां मौजूद थे। जाना होगा और मैं तो व्यक्तिगत रूप से पिता तुल्य ही इनको भी मानता रहा हूँ और आज कहीं न कहीं ये दिल के अंदर एक दुख की घड़ी और दुख का एक एहसास मन में है। लेकिन जीवन चक्र के इस चक्र में सब लोगों को आना है, जाना है। वहीं शहर के जुस्को श्रमिक यूनियन कार्यालय में भी यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में बेरमो विधायक सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए कर्मचारियों संग 2 मिनट का मौन रखा गया। जानते हैं सभी साथी कि उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने मजदूर क्षेत्र में काफ़ी काम किया। वो टाटा मोटर में भी कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट में भी अभी अध्यक्ष थे और झारखंड इंटक के वो प्रेसिडेंट थे। आपका साथ साथ है आपका ऑल इंडिया एनटीयूसी के महामंत्री भी थे वो। तो काफ़ी जगह से कोलवरी का जो फेडरेशन है वहाँ पर भी वो प्रेसिडेंट थे। तो वैसे व्यक्ति का चला जाना अचानक बड़ा ही दुख पहुंचाता है। मजदूर वर्ग में अचानक शोक की लहर दौड़ गई। उनका देहांत सुन के फोर्टिज हॉस्पिटल में दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। अभी हाल में विधानसभा में भी उनका जीते थे वो, उसके पहले मंत्री भी थे वो झारखंड सरकार में भी। तो वैसे व्यक्ति जो मजदूरों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कांग्रेस के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपना समय मजदूरों में देना,
मजदूरों की बात को सुनना, और इतने मृदुभाषी थे कि जिनसे बात करते थे उन्हीं का वो हो जाते थे। लोगों को आकर्षित करना अगर सीखे तो राजेंद्र बाबू से सीखे। वैसे महान व्यक्ति को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके पूरा परिवार है उनका, उनके बेटे हैं, 2 बेटी हैं, दामाद हैं, पूरा परिवार छोड़ के चले गए हैं, भरा पूरा परिवार है। और वैसे व्यक्ति को जो है सो हम लोग आज बड़ा ही अधूरा समझ रहे हैं कि वो जगह जो छोड़कर चले गए हैं वो अब जो है सो पूरा भरपाई होने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में कम लोग जन्म लेते हैं। वैसे महान आत्मा को, महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि हम लोग आज दे रहे हैं। शोक सभा जिसको श्रमिक यूनियन की तरफ से दे रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके पूरे परिवार को शक्ति मिले कि आगे वाल उनकी धर्मपत्नी है वो उनको ताकत मिले और बच्चों परिवार के साथ वो आगे बढ़ें। उधर हजारीबाग के बड़का गांव की पुलिस के ऊपर एक युवक आनंद कुमार को जमकर पिटाई करने का आरोप लगा था। इस मामले में हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के द्वारा बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताते चले कि बड़का गांव के आनंद कुमार नामक युवक को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की थी, जिसकी शिकायत आनंद कुमार के पिता के द्वारा डीआईजी हजारीबाग को लिखित रूप से की गई। वहीं पूरा मामला सोशल मीडिया पर बुरी तरह से हाईलाइट किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए बड़कागांव थाना प्रभारी और 2 एसआई को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा निलंबित कर दिया गया। वहीं बड़कागांव के इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले के लिए सोकॉज आउट नोटिस भेजा गया। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई को लोग सराहनीय कदम बता रहे हैं। कल स्थानीय अखबारों एवं सोशल मीडिया में खबरें छपी हुई थी कि जिसमें आनंद कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति को जो है पुलिस के माध्यम से उसको उठा करके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो इसका जब हम लोगों का मामला संज्ञान में आया तो तब से इसका निष्पक्ष जांच कराया गया था एसडीपीओ सदर के माध्यम से, जिनके आवेदन के आलोक में जो है इस पूरे मामले में थाना प्रभारी बड़कागांव और उस थाना में पदस्थापित 2 परीक्षमान कुवानी जो है दोषी पाए गए हैं, जिस कारण से इन तीनों को निलंबित किया गया है। एवं पुलिस निरीक्षक बड़कागांव जिनके देखरेख में पूरा रेड एंड इंट्रोगेशन होनी चाहिए, जिसमें उनके द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए उनसे शोकॉज किया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि छोटे व्यवसाय करने वाले मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के 5 लाख तक ऋण के 3 महीने का ब्याज माफ किया जाए। वहीं उप महापौर का कहना है कि इस कोरोना महामारी में मध्यम वर्गीय तथा निम्न आय वर्गीय के जीवन पर गंभीर प्रहार हुआ है, यहाँ तक कि उनकी आमदनी शून्य हो गई है और उन्हें अब नए सिरे से व्यापार शुरू करना होगा। और प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से देश आत्मनिर्भर और संबल होगा। साथ ही कहा कि हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि 5 लाख तक के ऋण के लिए छोटे व्यापारियों के 3 महीने का ब्याज माफ किया जाए, जिससे छोटे व्यापारी थोड़ी राहत महसूस करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में जो कोरोना का जो संकट आया उसके बाद जो लोगों के बीच में एक आर्थिक तंगी आई है, उस पीड़ा को देखते हुए आज मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। जिस तरह से पूरे देश में विभिन्न आय वर्ग वाले लोग, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग और बड़े बड़े उद्योगपति, सब लोगों के बीच में यही एक चर्चाएं चल रही है। उनके अंदर भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि आखिर अब हमारा जीवन चलेगा कैसे। लगातार 2 महीने से व्यापार बंद है और व्यापार खुलने के बाद भी आने वाले दिनों में कोई बहुत अच्छे दिन दिखते नहीं है, क्योंकि इस देश में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है और अब हम विश्व में 10वें नंबर पे आ गए हैं महामारी से संक्रमित मरीजों के दृष्टिकोण से। आगे और दिन खराब आएंगे ऐसा मैं समझता हूं और बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में
व्यवसायी जगत और पिछड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना लोगों को दिखाया, वो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से 3-4 दिनों से विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, उससे में वित्त मंत्री का जो एक प्रस्तावना आया कि समाज के विभिन्न वर्गों में कैसे उस राशि से हम अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचा सके, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और उसी में से एक मांग भी करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आपके माध्यम से जो पैकेज आया है उसमें एक वर्ग मुझे लगता है कि अभी भी अछूता है, उसको उस पैकेज में जोड़ना चाहिए। और वो वर्ग है छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग। सबको पता है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो उनके मन की इच्छा यही थी कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको कैसे आर्थिक संबल बनाया जाए, और उसके तहत उन्होंने मुद्रा लोन निकाला। विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों को 50,000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिलाने का काम किया। और उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर एक आत्मबल बढ़ा और वो व्यापार के लिए आगे बढ़े और बैंकों से ऋण लेने का काम किया और अपने व्यापार को बढ़ाने का काम शुरुआत की। लेकिन इस कोरोना में मैं देख रहा हूं, जहां भी बैठता हूं उनकी पीड़ा दिखती है। अब वो बात बात में ही बता देते हैं कि देखिए हमने 5 लाख का लोन लिया है, 3 लाख का लोन लिया है, कैसे चुकाएं। पहले तो इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, लेकिन अब इंस्टॉलमेंट देने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने इसी डिमांड को माननीय वित्त मंत्री के नाम से एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को उसको संलग्न किया है, जिसमें कहा है कि कम से कम ऐसे लाभुक जिन्होंने 5 लाख रुपए तक का लोन सरकारी बैंक या प्राइवेट सरकारी बैंक से लिया हो, उनके सूद को 3 महीने के लिए माफ करना चाहिए। ये बहुत बड़ी राशि नहीं बनेगी, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित होगा। आज एक टेम्पो चलाने वाला, ऑटो रिक्शा में आजकल ई रिक्शा चल रही है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में मिल जाते हैं। छोटे छोटे व्यापार के लिए लोग 2-3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो उनको 3 महीने का ब्याज अगर माफ हो जाए, चूंकि उनके व्यापार में झटका लगा है, वो बिल्कुल काम नहीं किए हैं और काम नहीं करने के कारण उनके पास पैसा नहीं है आज के दिन अपने इंस्टॉलमेंट को देने का। तो एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से आया कि बैंक 3 महीने 4 महीने तक इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए प्रेशराइज नहीं करेगी। तो उसी में ये जोड़ दिया जाए कि ब्याज भी 3 महीने का माफ हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के अधिकाधिक जनता को, जो कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आय वर्ग से आते हैं, उनको फायदा होगा। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा इशू यही है, जिसको मैं आपके माध्यम से भी और एक पत्र के माध्यम से भी देश के माननीय प्रधानमंत्री। और यहाँ आपको बताया कि सरायकेला के वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू को जेल भेजे जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में कोल्हान के कई पत्रकार संगठनों से विष्णुपुर स्थित परिसदन में कोल्हान डीआईजी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरायकेला प्रेस क्लब, जमशेदपुर प्रेस क्लब व AIMM संगठन के लोग डीआईजी से मुलाकात कर अपनी बातों को उनके समक्ष रखा, जहां सारे पत्रकार काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध भी दर्ज किए। बताया जाता है कि पिछले दिनों कोविड-19 के संबंध में सवाल जवाब करने का खामियाजा पत्रकार बसंत साहू को चुकाना पड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। हालांकि डीआईजी ने इस मामले में सकारात्मक पहल करने की बात कही है, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दे दिया। एक्चुअली मामला मेरे संज्ञान में पहले नहीं था, कल हमको रात में संज्ञान में आया और अभी आप लोग सब मिल करके जो बताए, तो इसमें जो भी बातें आई है वो देखा जाएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो बात आई है कि नहीं आई है और नियमानुसार कार्रवाई। थैंक यू।
हम लोग मिले हैं DIG साहब से। तो मेन कारण था बसंत साहू को जिस तरह से अरेस्ट करके जेल भेजा गया, हम उनका विरोध करते हैं। और पत्रकार सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, इवन रांची में भी आज धरना प्रदर्शन हो रहा। हम लोगों ने तय किया है, प्रेस क्लब आप लोग को भी है, हम लोग सब मिलकर तय किए जो ब्लैक बैच पहन के आज काम करेंगे, और वही हम लोग कर रहे हैं। और DIG से मिलने का मकसद था उनसे निष्पक्ष जांच कराए बसंत साहू के बारे में, और उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दोबारा इस तरह घटना ना हो पत्रकारों से, इस पर भी कुछ बात हुई? उनसे भी बात हुई है, और ये पुलिस प्रेस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, और वो कोऑर्डिनेशन ये हाल फिलहाल में देखा गया कुछ वो ठीक सही नहीं मेंटेन हो पा रहा था। तो मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया, भाई उसको सही तरीके से किया जाए, जो सच है वो प्रेस में रखा जाए। बसंत साहू से क्वेश्चन पूछे थे कोरोना के बारे में। बसंत साहू का कोई गलत नहीं था, उन्होंने केवल कोरोना के बारे में क्वेश्चन किए थे, और उसका जो DC साहब ने जो ऑडियो में जो रिप्लाई दिया उसको ऑडियो को पब्लिश किया, इससे ज़्यादा उसमें कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन उस दिन तो पॉजिटिव आया था। हाँ, पॉजिटिव आया था। तो वही मेरा हम करने का जो उनका ऑडियो जांच कर लें, ऑडियो के बाद अगर कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया तो आप कार्रवाई कर सकते थे, मगर दुर्भाग्य था उस दिन सचमुच पॉजिटिव केस निकला था। और गांव में किस तरह का पैनिक था वो शायद बसंत साहू खुद जाके विजिट किया तो उनको पता है। अजीतपुर से कोई आए कि नहीं उधर सरायकेला? आज हम लोग सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चौका थाना से वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू का जो है गिरफ्तारी का काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन से ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर इस सदन में जुटे हैं। कल ही हमारी बात कोल्हान DIG से हुई थी। एसोसिएशन के शंकर गुप्ता ने DIG से, SP से, सभी से पत्रकार बसंत साहू की गिरफ्तारी प्रकरण में 2 दिनों से लगातार बातचीत कर रखी थी, और जिसके बाद आज DIG साहब ने हम लोग को टाइम दिया था। इस मामले में एसोसिएशन का यही कहना था ज्ञापन के माध्यम से कि जिस तरह से एक पत्रकार को सूचना मांगने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, यह संविधान के 4थे स्तंभ पर सीधा वार है। और अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर भविष्य में जो है प्रशासन और पत्रकार के बीच एक जो समन्वय स्थापित हुआ पड़ा है ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। जहाँ तक इसमें धारा लगाई गई है कि सरकारी कार्य में बाधा डाला गया है, तो बसंत साहू द्वारा जो है इस मामले में ऑडियो क्लिप है बिल्कुल छोटा सा, जिसमें वो सरायकेला DC से उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि हमारे चांडिल क्षेत्र में भी कोरोना वायरस हुआ है क्या। एक उपायुक्त द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, सो जाओ, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर इसी बयान को पहले सभी समाचार अपने अपने चैनल में चलाते, अखबार छापता तो एक अलग बात होती, लेकिन जब तक कि पत्रकार कुछ कर पाता उससे पहले ही जैसा हम लोग को प्रतीत होता है कि उपायुक्त महोदय ने आनन फानन में वीडियो को तुरंत जो है शिकायत करके पुलिस के द्वारा जो है चौका थाना उसको गिरफ्तार करके जल्दबाजी में भेजा। और इधर जमशेदपुर में सिख समाज के द्वारा अपने 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर छबिल का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से राहगीरों की सेवा की गई। गौरतलब है कि सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समाज और देश की रक्षा हेतु 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत दिवस पर सिख समाज के द्वारा छबिल लगाकर लोगों के बीच चना, शरबत आदि का वितरण कर लोगों की सेवा की जाती है। आज चौक बाजार दुखलाई में गर्मी बहुत बढ़ने के कारण और लॉकडाउन के कारण हम लोग आज सुबह से शरबत पिला रहे हैं। ये 1000 से 1500 आदमी का प्रबंध है, और गर्मी के कारण हम लोग सबको ठंडा ठंडा शरबत पिला रहे हैं। और मेघराज खिरवाल के पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम हो रहा है। अपना नाम परिचय बताएं। मैं ऋतिक खिरवाल, चौक बाजार दुखलाई जमशेदपुर। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
शहर में मिला और एक कोरोना पॉजिटिव। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। तो वहीं पुलिस पदाधिकारियों संग की अहम बैठक। टाटा मोटर्स को चालू करने को लेकर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों संग की बैठक। 2 से 3 दिन के अंदर कंपनी हो सकती है शुरू। और मालूम के दाईगुटू में लावारिस शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।